हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेगुलेशंस ऑन ऑडिट एंड अकाउंट्स 2020 का चैप्टर 10 दैट इज़ गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। जो सीएजी के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पता होना चाहिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को सीएजी ऑफ इंडिया इशू करता है। हमारा जो सीएजी ऑफ इंडिया है वो इशू करता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को। और ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ये प्रोफेशनल होते हैं नेचर में और ऑडिटिंग के लिए फ़ॉलो किए जाते हैं। और इन स्टैंडर्ड्स को कौन फॉलो करता है? ऑडिट डिपार्टमेंट एज वेल एज इट्स पर्सनल्स। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑडिट डिपार्टमेंट के उनको भी ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं और ऑडिट डिपार्टमेंट को भी ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये याद रखना, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कौन फॉलो करता है? ऑडिट डिपार्टमेंट एज वेल एज इट्स एम्प्लॉयज़। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एक्चुअली कुछ नॉर्म्स हैं जो हर ऑडिट में अप्लाई होते हैं। जो भी ऑडिट एंगेजमेंट सीएजी करता है, मतलब जो भी ऑडिट वर्क सीएजी करेगा उसमें ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं। सारे टाइप के जो भी ऑडिट्स होते हैं जैसे फाइनेंशियल ऑडिट हो गया, कंप्लायंस ऑडिट हो गया, परफॉर्मेंस ऑडिट हो गया या जो कंबाइंड ऑडिट होता है उनमें ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं। मतलब हर ऑडिट में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। यानी कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑडिट प्रोसीजर्स डिटरमाइन करते हैं जो कि ऑडिट में अप्लाई होते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स डिटरमाइन ऑडिट प्रोसीजर्स दैट आर अप्लाइड इन ऑडिट। और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को इसलिए फॉलो किया जाता है ताकि हाई क्वालिटी का ऑडिट इंश्योर किया जाए। जब भी ऑडिट कंडक्ट हो वो हाई क्वालिटी का ऑडिट हो, इसलिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं दे आर अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑडिट, चाहे वो फाइनेंशियल ऑडिट हो, कंप्लायंस ऑडिट हो, परफॉर्मेंस ऑडिट हो या कंबाइंड ऑडिट हो। सब टाइप के ऑडिट्स में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं और इन स्टैंडर्ड्स को पीरियोडिकली अपडेट किया जाता है, रिवाइज किया जाता है या इनको मॉडिफाई भी कौन करता है? सीएजी करता है। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को इशू भी कौन करता है? सीएजी ऑफ इंडिया। और इनको मॉडिफाई करने की पावर भी किसके पास है? सीएजी के पास ही है। और इसको पीरियोडिकली अपडेट या रिवाइज करने की भी पावर किसके पास है? सीएजी। और सीएजी इनको टाइम टू टाइम रिवाइज करता रहता है, अपडेट करता रहता है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्कोप ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इंक्लूड्स। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के स्कोप में क्या क्या आता है? 4 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी? बेसिक पोस्टुलेट्स, जनरल स्टैंडर्ड्स, फील्ड स्टैंडर्ड्स एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। बेसिक पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं और ऑडिटर को गाइड करते हैं उनका ओपिनियन बनाने में और कंक्लूजन्स वगैरह देने में। तो बेसिक पोस्टुलेट्स मेनली क्या करते हैं? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने में काम आते हैं। जनरल स्टैंडर्ड्स ऑडिटर और ऑडिट इंस्टीट्यूशन की क्वालिफ़िकेशंस को डिस्क्राइब करते हैं कि ऑडिटर की और ऑडिट डिपार्टमेंट की क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, यानी कि ऑडिटर के वर्क की क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश करते हैं जनरल स्टैंडर्ड्स। मतलब जो जनरल स्टैंडर्ड्स हैं वो ऑडिटर की क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए उनके बारे में बात करते हैं। फील्ड स्टैंडर्ड्स फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं फॉर मैनेजिंग एंड कंडक्टिंग दी ऑडिट, कि किसी ऑडिट को कैसे कंडक्ट करना है और मैनेज करना है, उसका जो ओवरऑल फ्रेमवर्क होता है वो फील्ड स्टैंडर्ड्स में बताया जाता है। लास्ट इज रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। नाम से ही पता लग रहा है जो ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाती है उसे कैसे बनाएंगे उसका पूरा फ्रेमवर्क इन स्टैंडर्ड्स में बताया जाता है। मतलब जो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो ऑडिटर को ओवरऑल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं कि कैसे ऑडिट के रिजल्ट्स का रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग। पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग के कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से मेन एलिमेंट्स होते हैं पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग के? 4 मेन एलिमेंट्स होते हैं पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग के, तो ये हम पढ़ेंगे। हर पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग में 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। और कौन कौन सी ये 3 पार्टीज़ होती हैं? ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी एंड इंटेंडेड यूजर्स। तो ये 3 पार्टीज़ होती हैं पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग में। ऑडिटर का मतलब जो ऑडिट कंडक्ट करेगा, यानी कि सीएजी या फिर सीएजी के बिहाफ पे जो ऑडिट कर रहा है वो होता है ऑडिटर। रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है जिसका ऑडिट होता है, जिस ऑफिस का ऑडिट हो रहा है वो होगी रिस्पॉन्सिबल पार्टी, यानी कि जो ऑडिटेबल एंटिटीज़ होती हैं वो होती हैं रिस्पॉन्सिबल पार्टी। और इंटेंडेड यूज़र होते हैं जिसके लिए ऑडिट किया जाता है, यानी कि
आम जनता, जो पब्लिक सेक्टर ऑफिसेज होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, उनका ऑडिट क्यों किया जाता है? ताकि आम जनता को पता लग सके, जनरल पब्लिक को पता लग सके कि जो गवर्नमेंट है वो कैसा काम कर रही है, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं क्या उनमें ट्रांसपेरेंसी है, उनकी जो काम करने का तरीका है वो सही है नहीं है, वो ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, इसीलिए ऑडिट किया जाता है। जो वो पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो सही जगह कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसीलिए ऑडिट किया जाता है। तो वो किसके लिए किया जाता है? जनरल पब्लिक के लिए। तो इंटेंडेड यूजर्स कौन होते हैं? जिनके लिए ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाती है, यानी कि जिनके लिए ऑडिट किया जाता है। और मेन जो इंटेंडेड यूजर्स होते हैं वो कौन होते हैं? पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर, क्योंकि जो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर होता है वो जनरल पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जनरल पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। तो जो मेन इंटेंडेड यूज़र होता है वो कौन होता है? पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर, क्योंकि जो ऑडिट रिपोर्ट है वो कहाँ रिप्रेजेंट की जाती है? पार्लियामेंट में या फिर लेजिस्लेचर में। तो आपको याद रखना है हर पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग के 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं: ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी एंड इंटेंडेड यूजर्स। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया एंड सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। तो सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? वो इंफॉर्मेशन, वो कंडीशन या वो एक्टिविटी होती है जिसे किसी क्राइटेरिया के अगेंस्ट इवेलुएट किया जाता है, मेजर किया जाता है, चेक किया जाता है। मतलब वो इंफॉर्मेशन जिसको इवेलुएट किया जाता है, जिसकी चेकिंग की जाती है, वो होता है सब्जेक्ट मैटर। और क्राइटेरिया वो बेंचमार्क्स होते हैं जिन्हें सेट किया जाता है सब्जेक्ट मैटर को इवेलुएट करने के लिए। तो क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पे सब्जेक्ट मैटर को इवेलुएट किया जाता है, मेजर किया जाता है, वो होता है क्राइटेरिया। और सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन होती है वो आउटकम जो सब्जेक्ट मैटर को इवेलुएट करने के बाद मिलता है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया के अगेंस्ट इवेलुएट करने के बाद मिलती है वो होती है सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। तो ये आपको याद रखना है, सब्जेक्ट मैटर वो इन्फॉर्मेशन होती है, वो कंडीशंस होती हैं या वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको किसी क्राइटेरिया के अगेंस्ट मेजर किया जाता है या इवेलुएट किया जाता है, मतलब जिनकी चेकिंग होती है ऑडिट में। और क्राइटेरिया होता है वो स्टैंडर्ड्स या वो बेंचमार्क्स जिनके अगेंस्ट सब्जेक्ट मैटर को इवेलुएट किया जाता है। और इस इवेलुएशन का जो आउटकम होता है वो होता है सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट एलिमेंट इज टाइप्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। 2 टाइप की ऑडिट एंगेजमेंट होती हैं: अटेस्टेशन एंगेजमेंट एंड डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। जो फाइनेंशियल ऑडिट होता है वो हमेशा अटेस्टेशन एंगेजमेंट होता है, लेकिन कंप्लायंस ऑडिट या फिर हमारा परफॉर्मेंस ऑडिट दे आर जनरली डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट्स। तो ये आपको याद रखना है, जो फाइनेंशियल ऑडिट होता है वो होता है अटेस्टेशन एंगेजमेंट, लेकिन जो कंप्लायंस ऑडिट या फिर परफॉर्मेंस ऑडिट होता है वो क्या होते हैं? डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट्स। अब इन दोनों एंगेजमेंट्स में फ़र्क क्या होता है? अटेस्टेशन एंगेजमेंट में रिस्पॉन्सिबल पार्टी सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया के अगेंस्ट इवेलुएट करती है और फिर सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जिसके बेसिस पे ऑडिटर एविडेंसेस कलेक्ट करता है और फिर अपना ऑडिट कंक्लूजन देता है। जैसे कि फाइनेंशियल ऑडिट में होता है, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो रिस्पॉन्सिबल पार्टी प्रोवाइड करती है, इसीलिए फाइनेंशियल ऑडिट को बोला जाता है इट इज़ ऑलवेज अटेस्टेशन ऑडिट एंगेजमेंट। लेकिन डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट में जो ऑडिटर होता है वो सब्जेक्ट मैटर को क्राइटेरिया के अगेंस्ट इवेलुएट करता है और फिर उसका जो आउटकम होता है, यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन होती है, उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में प्रेजेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस और इट्स ओपिनियन। तो ये डिफरेंस रहता है इन दोनों टाइप की एंगेजमेंट्स में। तो ये आपको याद रखनी है, 2 टाइप की एंगेजमेंट्स होती हैं: अटेस्टेशन एंगेजमेंट एंड डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। लास्ट एलिमेंट इज कॉन्फिडेंस एंड एश्योरेंस इन पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग एंड लेवल्स ऑफ एश्योरेंस। पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग क्यों की जाती है? ताकि इंटेंडेड यूजर्स को रिलायबल एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दी जा सके। तो ऑडिट में क्या किया जाता है? एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं जिसके बेसिस पे ऑडिट कंक्लूजन निकाला जाता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है इंटेंडेड यूजर्स को। तो ऑडिटर कोशिश करता है कि इतने प्रोसीजर्स अप्लाई किए जाएं, ऐसे प्रोसीजर्स अप्लाई किए जाएं कि रिस्क मिनिमाइज़ किया जाए, ताकि गलत कंक्लूजन ना दिया जाए, गलत इन्फॉर्मेशन इंटेंडेड यूजर्स तक ना पहुंचे। तो वो जो एश्योरेंस है वो
या तो रीजनेबल हो सकती है या फिर लिमिटेड हो सकती है, कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं हो सकती। तो पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग में जो एश्योरेंस है वो या तो रीजनेबल होगी या लिमिटेड होगी, कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं होती, क्योंकि कोई भी ऑडिट रिस्क फ्री नहीं होता। ऑडिट में हमेशा रिस्क तो रहता ही है, गलती होने के चांसेस तो रहते ही हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है इंटेंडेड यूज़र्स को, वो रिस्क फ्री तो नहीं हो सकती, इसलिए जो एश्योरेंस है वो या तो रीजनेबल होती है या फिर लिमिटेड होती है, कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग। पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग के जनरल प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? फर्स्ट वन इज एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस। जो ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट होता है और उसे कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करने होते हैं। जो सीएजी के कोड ऑफ एथिक्स हैं वो फॉलो करने होते हैं और वो इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रोफेशनल जजमेंट। ऑडिट के दौरान, ऑडिट की प्रोसेस में जो ऑडिटर है उसे अपनी प्रोफेशनल नॉलेज को, स्किल्स को अच्छे से यूज़ करना होता है। मतलब जो भी उसकी ऑडिटिंग स्किल्स हैं, प्रोफेशनल नॉलेज है ऑडिट की और एक्सपीरियंसेस हैं, उसे ऑडिटिंग में यूज़ करना होता है, उसे बोलते हैं प्रोफेशनल जजमेंट। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ ड्यू केयर एंड स्केप्टिज्म। ड्यू केयर मतलब ऑडिटर ऑडिट को अच्छे से प्लान करे, कंडक्ट करे, ताकि उसके काम में गलती ना हो। और प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का मतलब होता है क्वेश्चनिंग एटीट्यूड रखना, प्रोफेशनल डिस्टेंस मेंटेन रखना। मतलब जिस पार्टी का ऑडिट हो रहा है उससे डिस्टेंस मेंटेन रखना और उनसे जितने हो सके क्वेश्चन पूछना और ऑडिट के दौरान अलर्ट रहना, उसे बोलते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ क्वालिटी कंट्रोल। कि जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं क्वालिटी कंट्रोल के, वो फॉलो किए जाएं ताकि हाई क्वालिटी का ऑडिट इंश्योर हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ ऑडिट टीम मैनेजमेंट एंड स्किल्स। कि जो ऑडिट टीम है उनके पास ऑडिटिंग स्किल्स हो, अच्छे से मैनेजमेंट की हो, कि वो अच्छे से कोऑपरेशन के साथ वर्क करें। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क मतलब कि कितने चांसेस हैं ऑडिट में गलती होने के और ऑडिटर इसे हमेशा कम करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट इज़ मटेरियलिटी। जो ऑडिटर है वो हमेशा ऑडिट प्रोसेस में मटेरियलिटी का ध्यान रखता है। डॉक्यूमेंटेशन, जो भी ऑडिटर ने परफॉर्म किया है उसको अच्छे से ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में प्रिपेयर करना। मतलब जो भी एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं उनको डॉक्यूमेंट करना, ऐसी जो भी कंक्लूजन्स उसने दिए हैं उनको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में प्रिपेयर करना। लास्ट इज़ कम्युनिकेशन। के ऑडिट प्रोसेस के दौरान इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन मेंटेन रखना। ये मेन प्रिंसिपल्स होते हैं पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग के। तो ये प्रिंसिपल्स आपको ध्यान में रखने हैं। पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं? एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल जजमेंट, ड्यू केयर एंड स्केप्टिज्म, क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिट टीम मैनेजमेंट एंड स्किल्स, ऑडिट रिस्क, मटेरियलिटी, डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू दी ऑडिट प्रोसेस। ऑडिट प्रोसेस के क्या प्रिंसिपल्स रहते हैं? जो ऑडिट प्रोसेस होती है ये 3 स्टेप्स में की जाती है। सबसे पहले की जाती है प्लानिंग, फिर होता है कंडक्टिंग, देन रिपोर्टिंग। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं किसी भी ऑडिट प्रोसेस के। फर्स्ट स्टेप होता है प्लानिंग का, सेकंड स्टेप होता है कंडक्टिंग का, थर्ड स्टेप होता है रिपोर्टिंग का। तो अब इन स्टेप्स को हम समझेंगे। फर्स्ट स्टेप रहता है प्लानिंग। तो प्लानिंग में क्या किया जाता है? सबसे पहले ऑडिट एंगेजमेंट इस्टेब्लिश की जाती है कि कौन सी टाइप की ऑडिट एंगेजमेंट होगी। देन जिस एंटिटी का ऑडिट होना है उसको अच्छे से समझा जाता है। फिर रिस्क असेसमेंट की जाती है, मटेरियलिटी डिटरमाइन की जाती है और फिर अगर कोई रिस्क है फ्रॉड का या करप्शन का उसे आइडेंटिफाई किया जाता है और देन ऑडिट प्लान डेवलप किया जाता है। यानी कि ऑडिट ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, ऑडिट स्कोप, ऑडिट की क्या अप्रोच रहेगी, ये सब कुछ डिसाइड किया जाता है। यानी कि पूरा ओवरऑल ऑडिट प्लान डेवलप किया जाता है। तो प्लानिंग स्टेप में क्या किया जाता है? ऑडिट एंगेजमेंट की टाइप को इस्टेब्लिश किया जाता है, एंटिटी को अच्छे से समझा जाता है, रिस्क असेसमेंट होती है, मटेरियलिटी को देखा जाता है और फ्रॉड होने के जो भी चांसेस होते हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर ऑडिट प्लान डेवलप किया जाता है। पूरा ऑडिट प्लान तैयार किया जाता है जिसमें ऑडिट ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाता है, ऑडिट का स्कोप क्या रहेगा, अप्रोच क्या रहेगी, कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाएगा और क्या टाइमलाइंस रहेंगे ड्यूरिंग द स्टेजेस ऑफ द ऑडिट। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है जो कि होता है कंडक्टिंग दी ऑडिट। जो प्लान किया है पिछले स्टेप्स में उसे इस स्टेप में परफॉर्म करते हैं। जो भी प्रोसीजर्स प्लान किए थे कि ये अप्रोच से हम ऑडिट करेंगे वो सारे ऑडिट प्रोसीजर्स को यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है।
ऑडिट एविडेंसेस को ऑब्टेन किया जाता है और ऑडिट एविडेंसेस को फिर इवेलुएट किया जाता है और उसके बाद कंक्लूजन्स को ड्रॉ किया जाता है। तो सेकंड स्टेप होता है कंडक्टिंग दी ऑडिट, यानी कि जो ऑडिट है वो एक्चुअल में यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। जो ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जो प्लान किए थे पिछले स्टेप में, उन्हें यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाता है और उनके बेसिस पे कंक्लूजन्स को ड्रॉ किया जाता है। फिर लास्ट स्टेप आता है रिपोर्टिंग का। इसमें एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजन्स। जो कंक्लूजन्स पिछले स्टेप में निकाले थे उनके बेसिस पे रिपोर्ट तैयार की जाती है और फिर उस रिपोर्ट के बेसिस पे फॉलोअप लिया जाता है। तो ये स्टेप्स होते हैं ऑडिट प्रोसेस के। सबसे पहले होती है प्लानिंग, देन कंडक्टिंग, देन रिपोर्टिंग। और इसी के साथ हमारा टॉपिक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लीट होता है। इस चैप्टर से आपका जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स वाला टॉपिक भी है वो भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया हो, इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।